हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। हर रोज की तरह ही आज भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे जो प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए जरूरी है वो लेके आए हैं। तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए डिस्क्लेमर रखना चाहूंगा कि हम जो भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं ये हमारे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रेलेवेंट है और हमें क्या पढ़ना है वो ही हम आपको बताने वाले हैं। इसमें जितने भी लगभग 10-12 टॉपिक है, तो 10-12 टॉपिक को हम लोग एकदम स्क्रैच से नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो भी फाउंडेशनल कोर्स है उसमें हम समझाते हैं। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अपने आप से भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग इससे मिलेगा। ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक है उसमें बहुत सारा हमारा मेहनत लगता है। ओके, बहुत सारे रिसर्च करने होते हैं। फिर जो भी टॉपिक है उसको जीएस 1 2 3 4 फिर ऑप्शनल ऐसे के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है उसको लिंक करना होता है। ओके। तो चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक है न्यूज़पेपर में और कैसे ये हमारे सिलेबस से जुड़े हुए हैं और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ओके। तो जो पहला टॉपिक है वो कहता है अबाउट सीपीईसी, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बारे में, जो चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके अंतर्गत आता है। ओके। तो इसका जो सीपीईसी वर्जन 2 है वो अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है। तो इसके रिगार्डिंग हमें जो भी चीजें हैं वो अच्छे से एग्जाम पर्सपेक्टिव से कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किसको कनेक्ट करेगा, तो ये सभी चीजें क्या है प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है स्टेटमेंट के फॉर्म में। जैसे जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो ग्वादर पोर्ट को, एक मिनट, वो ग्वादर पोर्ट को इन बलूचिस्तान पाकिस्तान विथ जो चाइना का सिंजियांग प्रोविंस है उसके साथ कनेक्ट करेगा। ओके। तो इसमें क्या है, जो चाइना और पाकिस्तान दोनों का जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये उसमें मददगार होगा। लेकिन भारत पहले से ही इसका ओपोजिशन करते आया है, क्योंकि ये जो हमारा पीओके रीजन है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, जिसको हम अपना हिस्सा मानते हैं, जो हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है, इसीलिए हम इस जो सीपीसी जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा हम नहीं है। ओके। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी जो भी की हाइलाइट्स है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, की हाइलाइट्स ऑफ दी फोर्थ राउंड ऑफ बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन। ओके। तो कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंश्योर कर रहा है आपका चाइना और पाकिस्तान के बीच, कैसे ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंश्योर कर रहा है, कैसे एक विन विन कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया, सॉरी, बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। ओके। हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ सीपीईसी किसमें फोकस कर रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी, कॉमन प्रोस्पेरिटी। ओके। रोल ऑफ सीपीईसी क्या है, पिवोटल फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। ओके, कैसे ये कनेक्ट करेगा साउथ एशिया को, सेंट्रल एशिया को, वेस्ट एशिया को। ओके। तो ये की कैसे है चाइना का जो जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोनॉमिक एम्बिशन है उसमें। ओके। नेक्स्ट है पार्टनरशिप विथ अदर कंट्रीज, तो कैसे अदर कंट्री के साथ पार्टनरशिप इंश्योर किया गया है सीपीईसी के रिगार्डिंग, ये सब भी हमें समझना जरूरी हो जाता है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान के लिए क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, फॉर चाइना क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ओके। और ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये सभी चीजें हमें एक सिंक में समझनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, ओके, हमारे लिए क्या अड़चने आ सकती हैं, ये सभी हमें देखना जरूरी हो जाता है। फिर चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहा है सीपीसी, वो सभी हमें देखना जरूरी है। ओके। तो ये सभी चीजें आप अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकते हैं। इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या है, हमारा क्या स्ट्रैटेजिक कॉन्सर्न्स रहेगा। ओके। कैसे हम जो भी हमारा स्ट्रैटेजी है, काउंटर स्ट्रैटेजी कैसे बना रहे हैं, कैसे हमने क्वाड में ज्वाइन किया है। ओके। क्वाड में ज्वाइन करने का हमारा मोटो क्या है, ठीक है ना। ये सभी चीजें हमें एक सिंक में समझनी होती है। तो हम क्वाड जब भी पढ़ते हैं तो हम ये सीपीसी का पॉइंट जो है उसको छोड़ के पढ़ते हैं, तो क्या है हमें उसको रख के इसको पढ़ना होगा, कनेक्ट करके इसको पढ़ना होगा। ओके। फिर इसका ब्रॉडर ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी चीजें हमें समझनी होती है। इससे लेसन क्या ले सकता है इंडिया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कैसे स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। ओके। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कौन से लेवल पे रखना पड़ेगा, कैसे ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को
हम कैसे अपना इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करेंगे, ये सभी चीजें जानना जरूरी हो जाता है। ओके, तो इसमें हमने रेलेवेंस मेंशन किया है, तो ये हमारा एक नया प्रयास है। ओके, तो जो भी टॉपिक है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम GS2 IR के पर्सपेक्टिव से सिर्फ नहीं देख सकते, इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी इसका देखना जरूरी है, ठीक है ना। फिर आपका इसका फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से भी देखना जरूरी है। ओके, ऐसे के पर्सपेक्टिव से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एथिक्स में इसका कुछ रोल हो सकता है क्या, ठीक है ना। क्योंकि एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस बोल के भी एक पार्ट हमें एथिक्स में देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजें हमें क्या है, एक कनेक्टेड फॉर्म में पढ़नी जरूरी है, ताकि हम कोई भी चीजें बहुत ही आसानी से समझ सके और एग्जाम में हमारा जो भी क्वेश्चन हो उसे हम काफी अच्छी तरीके से टैकल कर सके, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में सभी बातें समराइज कर दी गई हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो ये है अबाउट IIT रुड़की यूजेस बैक्टीरियल एंजाइम्स। ओके, तो कैसे बैक्टीरियल एंजाइम्स को यूज किया गया है टू डिग्रेड प्लास्टिसाइजर्स। ओके, तो ये अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर है। तो कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे पोल्यूट कर रहा है, और उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस है, और उस चैलेंजेस को टैकल करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना। जैसे रिसर्चर्स एट IIT रुड़की में क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट किए हैं, ये सभी हमें समझना जरूरी हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो की फाइंडिंग्स क्या क्या है, कैसे एंजाइम्स डिस्कवर किए गए, कैसे इसका इस्तेमाल होगा, ओके, ये डिग्रेडेशन प्रोसेस में कैसे इस्तेमाल होगा, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, फिर एंजाइम इंजीनियरिंग क्या है। ओके, फिर ये जो भी रिसर्च है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलेवेंस है, ये हम समझ सकते हैं कि इसका क्या एनवायरमेंटल बेनिफिट है फ्रॉम GS3 पर्सपेक्टिव। ओके, हेल्थ में इसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी को ये कैसे बूस्ट कर रहा है, तो ये सभी चीजें हम क्या है एक सिंक में, एक इंटरकनेक्टेड वे में समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, वो भी हम समझ सकते हैं। ओके, कैसे इसका ब्रॉडर एप्लीकेशंस इंश्योर किया जाएगा, और एंड में क्या रेलेवेंस है इसका अक्रॉस ऑल द UPSC पेपर्स। ओके, तो GS1 में एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका क्या रोल रहेगा, GS2 में रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग हेल्थ रिस्क एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, GS3 में वेस्ट मैनेजमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। ओके, तो ये सभी चीजें देखनी जरूरी हो जाती है एक लिंक के फॉर्म में। ओके, एक लिंक हमें रखना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या है और वो कैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। जो भी टॉपिक है, न्यूज़पेपर में है, कोई भी आप स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स कुछ भी पढ़ते हैं, NCERT से पढ़ते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं, कोई भी कोचिंग मटेरियल से पढ़ते हैं, तो उसको लिंक करके पढ़ना होता है, ठीक है ना। फिर ऐसे में कैसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं, टॉपिक्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। फिर और या फिर अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कैसे हम प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत प्रेसिंग मुद्दा है। ओके, तो कंक्लूजन में सभी चीजें समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है पुटिंग द जीन एडिटिंग टूल टू यूज। तो जो जीन एडिटिंग टूल है जिसको हम क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो उसका कैसे पहले डेवलप हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, हाल फिलहाल में ये कौन से स्टेजेस में है। ओके, तो इसका क्या यूजेस है, ओके, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है ना, हमारे एग्रीकल्चर को, तो ये सभी चीजें हमें इससे समझनी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे इसके रिगार्डिंग क्या है, हमारे प्री मेंस ये इसमें क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, जो जीन एडिटिंग टूल है, तो वो कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है, ठीक है ना। कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे रिकॉग्निशन मिला, जिन्होंने भी इसे डेवलप किया उनको 2012 में नोबेल प्राइजेस मिले। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, इसको आप फर्दर ब्रश अप कर सकते हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है ना, कैसे इसका एप्लीकेशन हो सकता है, मेडिकल एप्लीकेशन देखा जाता है, कैंसर में, कैंसर रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, इम्यून सेल मॉडिफिकेशन में ये काम आता है, ठीक है ना, विजन डिसऑर्डर्स में ये काम आता है, तो ये सभी चीजें समझ सकते हैं। तो इसमें एक पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग हमें दिखाई गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्निकल
सॉरी, एग्रीकल्चर एंड बोटानिकल रिसर्च में कैसे ये इस्तेमाल किया जा सकता है, जो GS3 के पर्सपेक्टिव से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, प्लांट जीनोम इंजीनियरिंग क्या है, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, फिर बैरियर्स क्या क्या है इंडिया में, वो भी समझना जरूरी हो जाता है कि इसको कैसे कैसे पॉलिसी फ्रेम किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। ओके, तो जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है वो इस टेक्नोलॉजी को कैसे हेजिटेंट कर रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, तो इंडियन फार्मर्स रिमेन डिपेंडेंट ऑन क्लासिकल ब्रीडिंग टेक्निक्स। ओके, तो ये हाल फिलहाल में वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इंडस्ट्रियल एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस कैसे हो सकता है, इसका चैलेंजेस क्या क्या है, क्या एथिकल कंसर्न है, ये सभी समझना जरूरी हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, फिर रेगुलेटरी एंड पेटेंट रिलेटेड इश्यूज है, वो भी समझना जरूरी हो जाता है, क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस है, ठीक है ना। फ्यूचर डायरेक्शंस कैसे ले सकते हैं हम लोग, कैसे इसका जो एक्सेस है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें समझना जरूरी हो जाती है, कैसे मेडिकल एप्लीकेशंस और ब्रॉड किए जा सकते हैं क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को लेके। रेलेवेंस अक्रॉस यूपीएससी पेपर कैसे रेलेवेंट है GS2 के पर्सपेक्टिव से, GS3 के पर्सपेक्टिव से, ऐसे के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, हमें पहले तो हमें ये सभी सब्जेक्ट्स को, जो भी इसका फाउंडेशनल लर्निंग है उसको क्लियर करना है। आपके जो भी आप जो भी पढ़ते हो, आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल्स हो, नोट्स हो पढ़ते हो, उनको पहले समझने के बाद ही आप ये सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो मैं मानता हूं कि आप में से कोई एडवांस लेवल में है, कोई अभी शुरू कर रहा है, कोई मिड लेवल पे है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होता है। तो ये चीजें थोड़ी एडवांस लेवल में है। ओके, जो भी एस्पिरेंट्स बहुत सारा पढ़ चुके हैं, अपना जो भी स्टैटिक पोर्शन है, फंडामेंटल पोर्शन है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है ना। और जो भी नए हैं उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये सारे क्या है। ओके, इसको कैसे पढ़ना है, मैं सिर्फ रीड ही कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसको यहाँ पे हम जो भी हमारा क्लास का यही उद्देश्य है कि 30 मिनट में, ओके, लगभग 30 मिनट्स में हम आपको सभी चीजें एक समराइज फॉर्म में समझा सके कि ये कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, जो 4 नंबर टॉपिक है, वेस्ट बैंक का कैल्डोरन दैट कैन एक्सप्लोड एनी मोमेंट। ओके, तो जो वेस्ट बैंक का प्रॉब्लम है, ये स्पेशली इसराइल और हमास का जो इशू है, ओके, उसको लेके है, अर्थात इसराइल और पैलेस्टाइन को लेके जो इशू है उसके ऊपर है। तो क्या क्या पुराने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ओके, एट्रोसिटीज ऑन ज्यू पीपल, कैसे पैलेस्टाइन कैसे आपका ये इजराइल फॉर्म हुआ पैलेस्टाइन से। ओके, तो क्या क्या इश्यूज है, टू स्टेट सॉल्यूशंस क्या क्या है, तो ये सभी चीजें हम क्या है इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें अपना जो बैकग्राउंड है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी ये सारी चीजों को हम समझ सकेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये इसमें सारे सोल्यूशन, जो भी सॉल्यूशंस है उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जो भी सुझाव है कि कैसे ये जो अभी प्रॉब्लम इतने सालों से 1948 से अब तक ये लगातार चल रहा है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम रहेगा तो ये क्या करेगा, पूरा वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है उसको इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाएगा, तो ये सभी चीजें, वर्ल्ड में पीस नहीं रहेगी, ओके, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें ठीक करने के लिए जो ये इसराइल और पैलेस्टीनियन इशू है, इसको पहले अच्छी तरह से समझना, फिर इसके ऊपर क्या क्या सोल्यूशंस है उसको खोज निकालना बहुत जरूरी है आज के समय पे। ओके, तो ये सभी आपका मैप में दिखाया गया है कि कैसे सिचुएटेड है। ओके, इसराइल और पैलेस्टाइन का एरिया 1947 में कैसा था, ये सभी इसमें दी गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो पाथवेज टू पीस, कैसे पीस लाया जा सकता है, जो अवॉइडिंग इटर्नल वार, जो इतने सालों से वार चल रहा है उसको दूर करना है, क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर पैलेस्टीनियंस। ओके, पैलेस्टीनियंस के लिए एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें जो पैलेस्टीनियन है और जो इजरायली है वो मिलजुल के रह सकते हैं। ओके,
तो लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल एग्जांपल्स, कैसे आयरलैंड में पीस लाया गया, कैसे साउथ अफ्रीका में भी प्रॉब्लम था बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपल, ओके, तो उसको कैसे सॉल्व किया गया। तो ये हमारे लिए एक एग्जांपल है कि जो भी इशू अभी चल रहा है इसराइल और पैलेस्टाइनियन के बीच, वो इशू कोई बड़ा इशू नहीं है। ऐसा इशू नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ओके, सिमिलर बड़े बड़े इश्यूज देखे गए हैं साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, जिसको पास्ट में सॉल्व किया जा चुका है। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है कि इसके जरिए हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसका कंपैरेटिव इंसाइट्स दिखाया गया है साउथ अफ्रीका और इजराइल के मुकाबले, ओके, कि कैसे साउथ अफ्रीका में जो भी सिचुएशंस थी उसको कैसे टैकल किया गया और कैसे पीस लाया गया, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया गया, रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश किया गया। तो वैसे ही हम इजराइल में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है की थीम्स फॉर यूपीएससी पेपर्स। तो हिस्ट्री एंड कल्चर हमें समझना जरूरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है, क्या डायनामिक्स है ऑफ द इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट, ओके, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज कैसे चल रहे हैं जो वार जोन है उधर, ओके, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, ओके, कंपैरेटिव लेसन्स ले सकते हैं साउथ अफ्रीका और आयरलैंड से। तो ये सभी चीजें समझना जरूरी हो जाती है, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारे देश के सिक्योरिटी और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव को भी समझने में मदद करता है कि हमें भी कैसे अपने जो भी डिफरेंट ग्रुप्स है उनके बीच कैसे एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है, ठीक है ना, वो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना है, ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस करना है, वो सभी चीजें हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर ऐसे में कैसा टॉपिक आ सकता है, तो ये सभी चीजें इसमें दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन में ये जो भी डेविड सुलेमान साहब ने जो भी इंसाइट्स दिए हैं, ओके, इसके ऊपर जो भी समझ दी है कि इसको कैसे समझ के हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, जो भी हम मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि आपको इसके लिए वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ओके, कोल्ड वार डायनेमिक्स, ओके, प्रेजेंट पॉलिटिकल डायनेमिक्स, प्रेजेंट इंटरनेशनल जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो सभी समझने जरूरी हो जाते हैं टू सॉल्व दिस इशू, ओके। और इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव भी समझना जरूरी हो जाता है, ओके। डी नोटिफाइड ट्राइब एंगर ग्रोइंग अमिड अ स्टेगनेटिंग स्कीम क्लासिफिकेशन इशू। तो ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। सो डी नोटिफाइड ट्राइब क्या है, नोमेडिक ट्राइब क्या है, सेमी नोमेडिक ट्राइब क्या है, ये सभी हम क्या करते हैं अपने जो सोसाइटी पार्ट है और जो हमारे पॉलिटी गवर्नेंस है उस पार्ट में हम ये चीजें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसके बाद ये जो भी इनके लिए जो भी सोशल स्कीम्स है, ओके, जो भी बजटरी एलोकेशंस है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चंस अपीयर होंगे हमारे प्री मेंस और इंटरव्यू में उसको हम अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। तो क्या क्या इश्यूज है, आइडेंटिटी एंड सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम है, डिनायल ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स टू दी डी नोटिफाइड ट्राइब, ओके, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ठीक है ना, इनकॉन्सिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है जो भी स्कीम्स है। तो एक सीड बॉल की स्कीम है जो डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए लाया गया है, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिले हो रहा है, जिसके लिए उनको जो भी लाइवलीहुड असिस्टेंस है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, उनमें उनको सहायता नहीं मिल रही है। तो ये सभी चीजें उनको इंश्योर करना बहुत जरूरी हो जाता है, ओके। आइए देखते हैं आगे। तो ये सभी चीजें उन्हीं के रिगार्डिंग है, ओके। तो हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन कैसा है, क्या कॉलोनियल लीगेसी रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम्स पॉलिसीज लिए हैं, ओके, टू डेवलप देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये सभी समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि अभी देखा हमने, सीड स्कीम क्या है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब, ओके। तो ये सभी समझने जरूरी हो जाते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, सब कास्ट का डिस्प्यूट्स देखा जाता है, पॉलिटिकल एक अपैथी भी देखी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमें कवर करना जरूरी हो जाता है। सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन भी है, एक स्टिग्मा भी है रिगार्डिंग दिस डी नोटिफाइड ट्राइब। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस है, तो जो भी कमिटी पिछले दौर में फॉर्म की गई है उन सभी से क्या है, जो भी उनका रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। जो सर्टिफिकेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करना है, एनहेंस वेलफेयर मेजर्स लेना है, जो भी सीड स्कीम है उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना, अवेयरनेस एंड इंक्लूजन लाना है, ओके।
लेजिस्लेटिव एक्शंस लेने हैं, तो ये सभी चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंस है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि हिस्ट्री समझना जरूरी है, क्या कॉलोनियल इम्पैक्ट है वो समझना जरूरी है, ठीक है ना। और फिर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी जब पढ़ेंगे तो ट्राइब्स के बारे में, हम डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में जानेंगे, उनका पास जानेंगे, उसका प्रेजेंट, उन लोगों का प्रेजेंट जानेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेजर्स क्या क्या है वो सब हम जान सकेंगे और इसको लिंक कर सकेंगे विथ आवर एग्जाम्स। ओके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, ओके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ना हो तो क्या हो सकता है, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। बाकी कंक्लूजन में ये सभी चीजों को समराइज कर दिया गया है। आइए समझते हैं अगला टॉपिक, इज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हाई इन इंडिया। क्या ग्राउंड वाटर जो कंटामिनेशन है वो कितना हाई है या कितना लो है, ओके, क्या स्टेटस है उसका, वो इस टॉपिक में दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। तो ग्राउंड वाटर एक वाइटल रिसोर्सेस है जो हमारे डे टू डे नीड्स में, ओके, वो चाहे आपका डोमेस्टिक यूज हो, एग्रीकल्चरल पर्पस हो, इंडस्ट्रियल पर्पस हो, उसमें जरूरी होता है। ओके, तो ये कैसे अभी कंटामिनेट हो रहा है, जैसे नाइट्रेट कंटामिनेशन देखे गए हैं, ओके, बहुत ज्यादा, अबाउट 440 डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या सोर्सेस है नाइट्रेट कंटामिनेशन के वो हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, ओके, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज देखे गए हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में हमें एल्गल ब्लूम्स देखने को मिल रहे हैं, यूट्रोफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें, कभी क्या है यूट्रोफिकेशन में भी एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, ठीक है ना, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें है क्या है, एक दिन में पढ़ने वाली चीज नहीं है, इसको हम जो हमारा एनवायरमेंटल क्लास है उसमें इसको लगभग 1-2 महीने में कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन से एरिया में, जैसे राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब जगह में बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखे गए हैं, ओके, बहुत ज्यादा कंटामिनेशन देखे गए हैं। तो क्या क्या इमर्जिंग कंसर्न्स है वो भी हम समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अदर केमिकल कंटामिनेंट्स है, जैसे फ्लोराइड है, ओके, यूरेनियम है, आर्सेनिक है, आयरन है। तो इन सभी कंटामिनेशंस के क्या नतीजे निकल सकते हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कभी कभी क्या है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसमें आर्सेनिक होने से कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आयरन में कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सभी चीजें हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको जस्ट एक रोड मैप बता रहा हूँ कि ये सिलेबस के, हमारा जो भी सिलेबस है उसको लिंक करके कैसे पढ़ना होता है, जो भी चीजें न्यूज़पेपर में है। और न्यूज़पेपर को समझने के लिए क्या है, जो फंडामेंटल लर्निंग है वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सभी लिंक्ड है, आप मतलब कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते, एक सीक्वेंस आपको मेंटेन करना जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट भी किया जा रहा है, तो ये कैसे असेसमेंट हो रहा है, ओके, तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजंस कौन से है, ये सभी देखना जरूरी होता है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या क्या है, ठीक है ना, कैसे मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है उसको इनहांस किया गया है, तो ये सभी हम समझ सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस है, फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा ओवर यूज है, ठीक है ना, वेस्ट मैनेजमेंट जो है हमारा वो इनएडिक्वेट है, ओवर एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं हम ग्राउंड वाटर का, ठीक है ना, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट बहुत लैक्स है, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस, तो क्या क्या रिकमेंडेशंस है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ओके, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना होगा, अच्छे गवर्नेंस मेजर्स लेने होंगे, ठीक है ना। तो एनफोर्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एनहांस करना होगा, एनफोर्स करना होगा, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या स्कीम्स लिए गए हैं ये सभी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। फिर जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। चलिए देखते हैं अगला, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक्सपैंड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ओके, वाटर ट्रीटमेंट, पब्लिक अवेयरनेस लाने बहुत जरूरी है, कैंपेन्स करने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे रेलेवेंट है, फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव, ओके, फ्रॉम ऐसे पर्सपेक्टिव कैसे ऐसे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सभी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन में सभी चीजें समाप्त कर दी गई है। ओके, आइए देखते हैं अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 7, व्हाई इज मेटा शटिंग डाउन फैक्ट चेकर्स। तो मेटा ने डिसाइड किया है कि इसका जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है वो उसको फेज वाइज में शट डाउन कर देंगे।
ओके, तो देखा जाता है कि आजकल जैसे पैंडेमिक होता है वैसे इंफोडेमिक देखा गया है। ओके, लॉट्स ऑफ डेटाज है, वहाँ पे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे प्रोपागेंडास है, ठीक है ना। तो ये कैसे हमारे जो इकोनॉमी है, हमारी जो पॉलिटी है, हमारा जो सोसाइटी है, ओके, उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ऐसे टॉपिक से क्या है, ये सारे बहुत ही डिस्कस्ड टॉपिक है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो ये टॉपिक एग्जाम में अपीयर हो सकती है, चाहे वो आपका प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। तो उसी के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना है, ये सारे चीजों को समझना है। तो फैक्ट चेकिंग यूनिट क्या होता है, मेटा का जर्नी क्या रहा है, ओके, तो ये सभी चीजें हम आप जान सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ओके, रोल क्या होता है फैक्ट चेकर्स का। ओके, कोविड 19 पैंडेमिक के समय पे कैसे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारे फैल गए थे। ओके, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा क्या है, लोगों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो ये सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी हो जाती है। ओके, हाल फिलहाल में जो HMPV वायरस है, उसको उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन नेट में, इंटरनेट में देखने को मिल रहे हैं। तो इनको कौन टेकल करेगा। ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं मिलते हैं, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, जिसको इंफोडेमिक भी कहा गया है, कि इसका बहुत ज्यादा एक नेगेटिव क्या है, इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमें क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी जरूरी हो जाती है। तो क्या न्यू अप्रोच है, एक कम्युनिटी नोट बोल के एक अप्रोच लेके आया है बाय एक्स, जो फॉर्मरली ट्विटर नाम से जाना जाता था। तो ये कम्युनिटी नोट क्या है, ठीक है ना, कम्युनिटी कैसे जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे टेकल कर सकते हैं, वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, और नया जो अप्रोच है उसमें क्या चैलेंजेस है, कम्युनिटी नोट्स में क्या चैलेंजेस है, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस इसका क्या निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी समझने जरूरी हो जाते हैं। इसका पॉलिटिकल जो कंटेक्स्ट है वो क्या है, ठीक है ना, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है जो पॉलिसी शिफ्ट लाया गया है उसको लेके। ओके, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा फ्री एक्सप्रेशन में, मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे टेकल किया जाएगा। तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका रेलेवेंस क्या है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके पर्सपेक्टिव से, ऐसे में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एथिक्स में ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन में ये जो भी टॉपिक था फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में, उसी को समराइज कर दिया गया है। ओके, आइए देखते हैं अगला टॉपिक, जो है टॉपिक नंबर 8। तो आर लिथियम बैटरीज ऑन फ्लाइट्स डेंजरस, जो भी लिथियम आयन बैटरीज है, ओके, वो क्या कितने डेंजरस हो सकते हैं। ओके, उसका क्या यूजेस है आज के मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो सब सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या फोकस एरिया है, लिथियम आयन बैटरीज का क्या फायर रिस्क है, ओके, इसका क्या यूटिलिटी है, ये इसका यूटिलिटी भी है और इसका रिस्क भी है। ओके, तो इसका यूटिलिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, विथ मिनिमाइजेशन ऑफ फायर रिस्क। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो ये सभी उसी के रिगार्डिंग है, इसके ऊपर इवन रेगुलेशंस क्या है वो भी थोड़े बहुत हमें देखना जरूरी हो जाता है। चैलेंजेस इन लिथियम आयन बैटरी मैनेजमेंट, ओके, इसका फायर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, एनर्जी डेंसिटी एंड ये जो भी है आप समझ सकते हैं इसको। रेगुलेटरी लिमिटेशंस क्या क्या है, ओके, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में ये कैसे काम करेगा, ओके, क्या रिस्क है इसके रिगार्डिंग, ये समझ सकते हैं। फिर क्या क्या जो मेजर है वो प्रपोज किए गए हैं वो भी हमें समझना जरूरी हो जाता है, कि फायर सेफ्टी को इनहेंस करना है, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन है उसको रिवाइज करना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लाने हैं, क्लाइमेट के मुताबिक इसको अडॉप्ट करना है। ओके, फिर सिग्निफिकेंस फॉर एविएशन एंड सेफ्टी, कैसे इसको इंश्योर किया जा सकता है। तो सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये बहुत ही जनरल इन नेचर है, आप इसको पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो दी टॉपिक इंटीग्रेट्स विद जीएस पेपर। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है ना। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सेफ्टी कंसर्न्स इन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे टॉपिक ऐसे में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, ये अबाउट रॉकेट साइंटिस्ट है जो हमारे
अभी नए इसरो के चेयरमैन है। ओके, जो न्यू चेयरमैन है भी नारायणन, ये उन्हीं के बारे में बात करता है। तो ये बैकग्राउंड, उनका लीडरशिप चेंजेस इन इसरो कैसा है, ओके, वो कैसे जो भी उनका लीडरशिप रहा है इसरो में, तो यही सब चीजें इसमें मेंशन की गई है, ठीक है ना। आउटगोइंग चेयरमैन के बारे में भी मेंशन किया गया है, तो ये सभी आप देख सकते हैं। तो प्रोफाइल क्या है वी नारायणन का, ओके, उनके कैरियर में उन्होंने क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, तो ये सभी उनके पर्सनल प्रोफाइल के बारे में दी गई है। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ओके, उनके क्या क्या स्ट्रेंथ है, कौन से फील्ड में वो ज्यादा पावरफुल है, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। चैलेंजेस फॉर द न्यू इसरो चेयरमैन, तो क्या क्या चैलेंजेस है, जो भी नए मिशन है उसमें क्या चैलेंजेस रहेंगे वो भी हमें समझना जरूरी हो जाता है, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत जरूरी है। जैसे हाई प्रोफाइल मिशन गगनयान है, ओके, जो अपकमिंग मिशन है, चंद्रयान 4 है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है ना, मून लैंडिंग बाय 2040, ये भी समझना जरूरी है। फिर इवॉल्विंग स्पेस इकोसिस्टम कैसे इवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी डिमांड्स कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। और कैसे हमारी जो प्रायोरिटीज है उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंश्योर करके हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ये सभी समझना जरूरी हो जाता है। ओके, तो इन फ्यूचर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कैसे स्पेस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको और बूस्ट कर सकता है, ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे कैसे हैं, क्या डिप्लोमेसी हमने लिया है स्पेस के रिगार्डिंग, ओके, तो स्पेस विजन 2047 क्या है, ठीक है ना, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन क्या है, स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, ओके, ग्लोबल कंपटीशन कैसा है, कैसे कमर्शियलाइज किया जा रहा है स्पेस सेक्टर को, ये सभी हम समझ सकते हैं। फिर अपना जो इसरो है उसका हिस्टोरिकल क्या पर्सपेक्टिव है, क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स है, वो भी हम देख सकते हैं। कैसे हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन में सक्सेस पाया, ओके, चंद्रयान मिशन में हमने कैसा सक्सेस पाया, पीएसएलवी जीएसएलवी के क्या सक्सेसेस रहे हैं, ये सभी हम समझ सकते हैं। क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है इंडिया का स्पेस सेक्टर का, ओके, तो डोमेस्टिक ग्रोथ कैसे इंश्योर कर सकता है, ठीक है ना, एक इंटरनेशनल लेवल लेवल पे हमें कैसा स्टैंडिंग दे सकता है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम कैसे पा सकते हैं, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, फिर इन फ्यूचर आपको स्पेस पॉलिसी 2023 क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में सभी चीजों को क्या है समराइज कर दिया गया है। तो दिस टॉपिक इज रेलेवेंट टू जीएस पेपर, सो कैसे जीएस पेपर 3, 2 ऐसे, ओके, ठीक है ना, तो इसके पर्सपेक्टिव से कैसे रेलेवेंट है। तो आई होप कि हमारे जो भी पास्ट क्लासेस है वो देख के आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ठीक है ना, कि इस चीजों को समझाना कि कैसे हम जो भी पढ़ते हैं वो क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। एक तो हमारा नॉलेज इनहेंस करता ही है, प्लस हमें एक बेटर पर्सपेक्टिव, एक बेटर नॉलेज, एक बेटर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हमें मदद करता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं जो टॉपिक नंबर 10 है, तो बैक इन पावर विद इन फ्यूअर फ्रेंड्स, ओके, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी होके रखा है। जो वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट है उनके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि उस वहां कैसे एक कंट्रोवर्सी देखा जा रहा है, ओके, तो ये उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल वैसे तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसका ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे मुझे जितना तक लग रहा है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट्स है, ओके, वो हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझ सकते हैं। हमारा जो इलेक्शन प्रोसीजर है, ओके, हमारा जो ईवीएम का डिबेट है, ओके, जो ओपोजिशंस के एलिगेशंस है वो कैसे नए चीजों को डेवलप कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो वो सारी चीजें हम इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्टोरल सिस्टम का जो भी कंसर्न है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म क्या है, जो रिसेंट रिजल्ट है वेनेजुएला का उसके रिगार्डिंग, ओके, वहां पे जो पास्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखे गए हैं, ओके, फिर डिक्लाइन कैसे हो रहा है इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट है उसका, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं बाय यूएसए ईयू ऑन वेनेजुएला, ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर वहां पे माइग्रेशन कैसे हो रहा है, कैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, तो ये सभी चीजें हमें एक इंटरकनेक्टेड वे में समझनी है, और अपना देश का जो पर्सपेक्टिव है वो भी समझना है। हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में भी इस आर्टिकल को समझना जरूरी है कि हमारे देश के अंदर भी क्या ऐसा कुछ हो रहा है या फिर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना।
तो इसी के साथ ये आज का जो भी एनालिसिस है समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।